पार्ट 4 की शुरुआत होती है और हेडमास्टर बोल रहे होते हैं कि ये सब हुए हुए 5 साल हो चुके हैं। ये बात 5 साल पहले की बात होती है। वो आगे बोल रहे होते हैं कि वो हार मान चुके होते हैं कि सायोन उन्हें कभी वापस मिलेगा भी या नहीं, लेकिन वो मुझे मिल गया और वो ये कह के हंस रहे होते हैं। वो गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे होते हैं कि परछाई में एक रोशनी की किरण मुझे मिल गई, जिसकी वजह से वो बच्चा मुझे वापस मिल गया। वो हेडमास्टर सिस्टर से कहते हैं कि हमें उसे जल्द से जल्द वापस लाना पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े। आप समझ गई ना सिस्टर रचेल? सिस्टर रचेल ये सुनकर कहती हैं कि हाँ मैं समझ गई हेडमास्टर, मैं इस काम पर लग जाती हूँ। सिस्टर रचेल रेडी होते हुए कहती हैं कि अगर कोई मसला होगा तो मैं उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले आऊँगी। और उन्होंने गन ले रखा होता है अपने हाथों में और एक मस्त सा कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सिस्टर रचेल डेड मैंशन की हेडमिस्ट्रेस होती हैं और उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अननोन होता है। सिस्टर रचेल के इस कॉस्ट्यूम और गन्स को देखकर हेडमास्टर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुना नहीं सिस्टर, मैंने कहा था कि कम से कम नुकसान में उसे वापस लाना है उस बच्चे को। सिस्टर रचेल अपनी चीज़ों को ज़मीन से उठा रही होती हैं। हेडमास्टर सिस्टर रचेल को गन वगैरह ले जाने के लिए मना करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ के फादर होते हैं। वो मिसेस हुआंग को ग्रीट कर रहे होते हैं जो कि यूनहो की मॉम होती हैं। जोसेफ के फादर अपना नाम ब्योंगयोंग गुआन बताते हैं। वो वैसे झुके हुए उनसे कह रहे होते हैं यूनहो की मॉम से कि मैम मेरे बच्चे की गलती मेरी गलती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। वो आगे उनसे कहते हैं कि मैं यूनहो की सारी मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका सारा ट्रीटमेंट और इमोशनल ट्रॉमा का पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यूनहो की मॉम उस पर्सन को इग्नोर कर देती हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं इससे ज़्यादा आपको पे कर सकता हूँ, मैं आपको ज़ुबान देता हूँ। यूनहो की मॉम उस वक्त राइस बना रही होती हैं। यूनहो की मॉम उस पर्सन से कहती हैं कि आप जो भी करें इससे कुछ नहीं बदलेगा सर। वो आगे कहती हैं कि ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि तुम माफ़ी मांगोगे और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये सुनकर जोसेफ के फादर उठते हुए कहने लगते हैं अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वो पर्सन कहता है ठीक है मैं समझ गया, गुड बाय मैडम। ये सुनकर यूनहो की मॉम उससे चिल्लाते हुए कहती हैं क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था। वो आदमी हैंकी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है। वो आदमी आगे कहता है कि मुझे अपने काम को अच्छे तरीके से करने की आदत है, लेकिन क्योंकि आपको सेटलमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए मैं आपके साथ एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। वो आदमी आगे कहता है कि मेरे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है और वो क्रीपी सी तरीके से कहता है कि और इन सब चीज़ों में मैं तो वैसे भी एक्सपर्ट हूँ। वो कार से जाते जाते कहने लगता है अरे मेरी नाक तो नम हो गई है, वो धूल मिट्टी वहाँ कितनी गंदी जगह थी जहाँ वो औरत काम कर रही थी। वो उस पर्सन से कहता है जिसने उसका गेट खोला था कि उस जगह को तोड़ करके वहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। वो ये ऑर्डर उस पर्सन को देता है। वो आगे उस पर्सन से पूछता है कि उस बच्ची का क्या हुआ। ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि सेक्रेटरी ओ इस काम में लगे हुए हैं, जब उनका काम हो जाएगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल बेड पर जोसेफ पड़ा हुआ होता है। वो सायून की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी बातों में बहुत कुछ अलग लग रहा था। जोसेफ के फादर उससे मिलने आए हुए होते हैं। जोसेफ अपने फादर को एब्सोल्यूट रूल के बारे में बता रहा होता है जिसके बारे में उसने सायून से सुना था। ये सुनकर जोसेफ के फादर कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वहाँ पर ये बातें नर्स भी सुन लेती हैं। एब्सोल्यूट के बारे में सुनकर जोसेफ के फादर आगे कहते हैं कि ये कोई ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है तुम टीनेजर्स के बीच में। ये सुनकर जोसेफ अपने फादर को बताता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन फिर अचानक से उसने हम सब पर हमला कर दिया था, मुझे और मेरे दोस्त पर अटैक कर दिया था उसने। वो सायून के बारे में अपने फादर को बता रहा होता है। जोसेफ के फादर हाथों से इशारा करके नर्स को जाने के लिए कहते हैं थोड़ी देर के लिए। वो उनसे कहते हैं कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। जोसेफ वही बात अपने फादर से कह रहा था कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था फादर की उसने तभी अचानक ही उसके फादर जोर का चांटा मार देते हैं उसे एक थप्पड़ मारने के बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि जोसेफ तुम्हें पता है मुझे क्या बात सबसे ज्यादा बुरी लगी। वो आगे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उन बच्चों को बुली किया या उनमें से कोई परेशान होकर बिल्डिंग से कूद गया। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है मेरे बेटे कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। अगर तुमने उसके पीछे जाने का सोचा था अपने टूल्स और अपने वेपन्स लेकर, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी कि कभी काम अधूरा नहीं छोड़ते, और यही है बिजनेस 101। मुझे देखो और मुझसे सीखो मेरे बेटे कि कैसे असली दुनिया चलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायन मुक्का खा रहा होता है।
और उसकी कोई पिटाई कर रहा होता है। वो पर्सन सायन को जोर से लात से मारता है जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिर जाता है। वहाँ पर 3 लोग होते हैं जो उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। उनकी पिटाई होता हुआ देख सायन उनसे पूछता है कि मिस्टर आपका मसला क्या है। वो लोग रुकते नहीं, वो उसे मारते ही जाते हैं। उसका बैग नीचे जमीन में गिर जाता है और वो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। वो आदमी अपना ग्लव्स निकालते हुए सायन से कह रहा होता है कि तुमने जोसेफ और उसके दोस्तों को मारा था। वो उस ग्लव्स को सायन के ऊपर गिराते हुए कहता है कि तुम्हारे ट्रिक्स बच्चों पर वर्क कर गए पर अडल्ट पे नहीं करेंगे। वो आगे कहता है कि यंग मास्टर यानी कि वो जोसेफ के बारे में कह रहा होता है कि उस सायन की वजह से जोसेफ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो आदमी सायन का हाथ मोड़ने लगता है। वो आदमी सायन का हाथ मोड़कर उसे तोड़ने लगता है और उससे कहता है कि जो बोओगे वही पाओगे। वो आदमी अपनी टांगों से सायन का हाथ तोड़ देता है। ये सब करने के बाद वो आदमी सायन से कहता है कि बच्चे असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं। सायन उस आदमी का नकल उतारते हुए कहने लगता है ओह वेलकम टू द रियल वर्ल्ड किडो, और वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और उसने अपना हाथ पकड़ा हुआ होता है। सायन उस आदमी को कहता है जब वो चला जाता है कि कितना बकवास करता है ये आदमी। सायन अपने हाथों को घुमाते हुए कहने लगता है कि इस आदमी को हड्डियों के टूटने में और हड्डियों के घिसकने में फर्क ही नहीं पता है। ये पिटाई तो पार्क में घूमने जाती थी। सिस्टर रचेल का तो अलग ही कहना था, वो तो अलग ही किस्म से मारती थी। सायन अपने बाजुओं को घुमाकर उसे सही जगह पर ला रहा होता है। सायन अपने मुक्के को देखते हुए कहने लगता है कि मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। बिना कमांड के मैं तो फाइट भी नहीं कर सकता उन 3 बेवकूफ रूल्स की वजह से। सायन अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन कोई लेडी उसे जाते हुए देख लेती हैं। वो सायन को उसके नाम से पुकारती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी यूनहो की मॉम होती हैं और वो सायन से पूछ रही होती हैं कि तुम सायन ही हो ना। उन्होंने हाथों में पॉलिथीन बैग में सब्जियां ले रखी होती हैं। वो सायन से पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है स्वीट हार्ट। सायन मिसेस होंग को हाय करता है। सायन अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, अब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। उसके बाद हमें सायन को दिखाते हैं जो कि खाने की प्लेट के सामने बैठा होता है लेकिन खा नहीं रहा होता है। सायन ही हमारा मेन लीड है। यूनहो की मॉम और खाना लेकर आती हैं सायन के लिए और उससे कहती है कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है सायन, तुम खा सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि सायन की आंखें छोटी और नीली हो चुकी होती हैं और वो सोच रहा होता है कि ईट अप कमांड रजिस्टर्ड। यूनहो बहुत जल्दी जल्दी सारा खाना खाने लगता है और सोच रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं यूनहो की मॉम को अपनी मॉम अपना पेरेंट समझने लगा हूँ। वो किसी भुक्कड़ की तरह बस खा ही जा रहा होता है। यूनहो की मॉम ये देखकर उससे कहती हैं कि तुम अटक जाओगे अगर तुम इस तरह से खाते रहे इतनी जल्दी से पानी पियो। ये सुनकर सायन ढेर सारा पानी जो कि हमारा मेन लीड है वो पीने लगता है और कहता है यस मैम। वो बॉटल का सारा पानी पीकर ख़त्म कर देता है और उसे टेबल पे पटक देता है। हमारे मेन लीड का पेट फुल हो चुका होता है और वो गुब्बारे जैसा लग रहा होता है। वो मील के लिए शुक्रिया करता है यूनहो की मॉम को। यूनहो की मॉम सुशी को पीसेस में काट रही होती हैं और वो हमारे मेन लीड से कहती हैं कि तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। सायन यूनहो की मॉम से पूछता है क्या वो ठीक है। वो यूनहो के बारे में पूछ रहा होता है। ये सुनकर यूनहो की मॉम कहती हैं तुम यूनहो का पूछ रहे हो ना, हाँ वो पहले से ठीक है। वो हमारे मेन लीड को बताते हैं कि सर्जरी ठीक सी हो गई, अभी डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम के लिए उसे मॉनिटर पर रखने के लिए। वो सायन से आगे कहती हैं कि तुम्हें तो पता है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम तो ये बात जानते हो। वो कहती हैं यूनहो अभी अपनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है लेकिन मुझे पता है वो इस चीज़ को टैकल कर लेगा। उसके बाद हमें हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए यूनहो को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। यूनहो की मॉम आगे कहती हैं कि अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं कैसी हूँ तो मैं कहूँगी मैं अपने बच्चे की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ये कहकर उनके आंसू गिरने लगते हैं उनके हाथों से और वो बुरी तरीके से रोने लगती हैं। वो रोते रोते आगे कहने लगती हैं कि मेरा बच्चा वहाँ हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो कहती हैं खुदा ही जानता है कि मैं उन लोगों को किस तरह से बर्बाद करना चाहती हूँ और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। यूनहो की मॉम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगती हैं और कहती हैं मैं उस लड़के के बाप को मार डालना चाहती हूँ, उसे चीर डालना चाहती हूँ। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं मैं भी उन्हें उसी तरह से कर देना चाहती हूँ। वो अपने हाथों को रोते रोते सुशी पर पटक देती हैं। हमें दिखाया जाता है कि सायन यूनहो की मॉम की बातें सारी सुन रहा होता है और उन्हें रोते हुए देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की पीछे मुड़कर सायन को देख रही होती हैं और उससे माफ़ी मांग रही होती है कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए।
युनहो की मॉम जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहाँ पर हमारा मेन लीड यानी कि सायोन नहीं होता है। प्लेट्स टेबल पर वैसे ही पड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमें ब्योंगयू कंस्ट्रक्शन नाम के एक कंपनी को दिखाते हैं जो कि जोसेफ के फादर की कंपनी होती है।